गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मुझे एक बार बताइए, हम लोगों ने लास्ट टॉपिक एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल ही करा था ना? यस सर। ओके, चलिए देखिए, मैं आपको एक बार लास्ट क्लास वाला पोर्शन रिकॉल करवा रहा हूँ, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल एंड केमिकल प्रॉपर्टी में दिस वाज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल जो हम लोगों ने करी थी। टुडे ऑनवर्ड्स, आज से हम सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑनवर्ड्स स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उससे पहले एक चीज बता दूं मैं आपको, ताकि आप पहले से प्रिपेयर्ड रहें। आज बहुत फ्लक्चुएशन हो रही है ब्रॉडबैंड में, ठीक है? तो इन केस अगर हमारी क्लास डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप वेट करिएगा, मैं थोड़ी देर में दोबारा से रिकनेक्ट करूंगा, ठीक है? तो सुबह से भी 2-3 बार बैचेस में डिस्टर्बेंस हो गई, सो इन केस अगर आपका हमारी क्लास बीच में लीव हो जाती है तो जस्ट कीप ऑन वेटिंग, आई विल रिकनेक्ट। चलिए, मैं आपको एक बार लास्ट क्लास वाला पोर्शन रिकॉल करवा रहा हूँ और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। यू माइट बी रिमेम्बरिंग कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल स्टार्ट करी थी, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में आपको याद होगा मैंने दो कैटेगरीज बताई थी। एक तो हमने ये कैटेगरी डिस्कस करी थी कि फिनॉल एक तो ये वाली कैटेगरी एग्जिबिट करती है जिनमें OH बॉन्ड क्लीवेज होती है, एक तो ये वाली कैटेगरी होती है, और दूसरी कैटेगरी थी रिएक्शंस ओवर द रिंग, जिसमें OH पे कुछ नहीं होगा, OH अपनी जगह पे लगा रहेगा, बल्कि कोई इलेक्ट्रोफाइल रिंग के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, उसे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। आज हम वो वाली कैटेगरी भी स्टार्ट करें, ठीक है? लेकिन पहले इस कैटेगरी के अंदर हमें 4 रिएक्शंस करने थे। द वेरी फर्स्ट रिएक्शन जो मैंने इस कैटेगरी के अंदर आपको करवाया था, दैट वाज द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। आपको याद होगा हमने फिनॉल के बारे में डिस्कस करा था कि फिनॉल्स आर फाउंड टू बी वेरी स्ट्रांगली एसिडिक, और ये हमें इस बात से पता चला कि फिनॉल एसिड की हर कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट करते हैं। फिनॉल ने लिटमस एक्शन एग्जिबिट करा, ब्लू लिटमस रेड, वो बेसिस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट ऑफ वाटर भी बनाते हैं। कोई रिएक्टिव एलिमेंट उनमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस भी करता है विद अ पॉप अप साउंड, एंड दे आर इवन करोसिव ओवर द स्किन। और जो भी कंपाउंड इन चारों कैरेक्टरिस्टिक को एग्जिबिट कर देता है, डेफिनेटली दैट इज अ वेरी स्ट्रांग एसिड। तो इस बात से ये तो जस्टिफाई हो गया कि फिनॉल अच्छे एसिड्स हैं, लेकिन रीजन नहीं पता चला कि व्हाई दे आर सो स्ट्रांगली एसिडिक, क्यों है वो इतने एसिडिक। अगर आपको किसी भी कंपाउंड के बारे में ये पता लगाना है कि वो कितना एसिडिक है या वो एसिडिक क्यों है, तो आप पहले उसका H+ निकाल के उसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, ठीक है? आप किसी भी चीज का H+ निकालते हैं तो उसका कॉन्जुगेट बेस बन जाता है, और आपको ये देखना होता है कि वो कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है या एसिड ज्यादा स्टेबल। अगर कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है तो इससे क्या प्रूव होता है बताइए? तो कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल, तो इससे क्या प्रूव होता है? कंपाउंड मोर एसिडिक है या लेस एसिडिक? मोर एसिडिक, ठीक है? और हमने फिनॉल और फिनॉक्साइड को कंपेयर करा था। आपको याद होगा फिनॉल का एक H+ निकाल के फिनॉक्साइड बनाया था। हमने पहला स्ट्रक्चर जब देखा तो हमें देखने में ऐसा लग रहा था कि फिनॉल ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि फिनॉल में किसी भी एलिमेंट पे कोई चार्ज नहीं था, सबका ऑक्टेट भी पूरा था। फिनॉक्साइड में हमें एक नेगेटिव चार्ज दिख रहा था, तो हमें इनिशियली लगा कि फिनॉक्साइड अनस्टेबल है, फिनॉल ज्यादा स्टेबल है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपको जो दिख रहा था ना, वो सिर्फ एक एक कैनोनिकल फॉर्म दिख रही थी, पूरा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा था। किसी भी कंपाउंड का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर वो होता है जो उसकी वेरियस कैनोनिकल फॉर्म के हाइब्रिड से बना होता है। फिनॉल 5 कैनोनिकल फॉर्म एग्जिबिट करता है, और उन 5 कैनोनिकल फॉर्म्स में से आपको याद होगा, आपने बना रखी है बुक में, कॉपी में देखिए, फिनॉल के जो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, उन 5 में से बीच के 3 स्ट्रक्चर्स में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है? तो अगर 5 में से 3 स्ट्रक्चर्स हाईली अनस्टेबल हैं, 3 स्ट्रक्चर्स में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इन पांचों का जब आप एक हाइब्रिड बनाओगे, इन पांचों का एक नेट एवरेज स्ट्रक्चर बनाओगे, तो उस हाइब्रिड में ऑक्सीजन पे एक पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर नजर आएगा, जिसकी वजह से फिनॉल अल्टीमेटली एक स्टेबल स्ट्रक्चर माना जाएगा। ऑन द अदर एंड, जब हमने फिनॉक्साइड को देखा तो फिनॉक्साइड की भी 5 कैनोनिकल फॉर्म थी, लेकिन फिनॉक्साइड की पांचों कैनोनिकल फॉर्म को देखिए आप अपनी कॉपी में। फिनॉक्साइड की 5 कैनोनिकल फॉर्म्स में से बीच की जो 3 कैनोनिकल फॉर्म है, उनमें ऑक्सीजन पे कोई चार्ज ही नहीं, ठीक है? वो चार्ज जो ऑक्सीजन पे हुआ करता था, वो एक बार ऑर्थो वाले कार्बन पे चला गया, फिर एक बार पैरा वाले कार्बन पे चला गया, फिर अगले वाले ऑर्थो पे आ गया। और आपको याद होगा मैंने इस प्रोसेस को बताया था, डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज एक जगह न रह के अगर अलग अलग एटम्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो पर यूनिट एटम वो नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है, और इससे मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आती है। तो बेसिकली फिनॉल का जो रेजोनेंस है ना, वो फिनॉल को अनस्टेबल बना रहा है, लेकिन फिनॉक्साइड का रेजोनेंस फिनॉक्साइड को स्टेबल बना रहा है। तो फिनॉक्साइड ओवरऑल ज्यादा स्टेबल होता है,
और यही रीजन होता है कि फिनॉल अपना H+ निकाल के फिनॉक्साइड में चला जाता है। सो बताइए, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, दिस इज 3 मार्क क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाई फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर। उसमें आपको फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है, फिनॉक्साइड के भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, और थ्योरेटिकली वो मेंशन करना है जो मैंने आपको बताया। सो टेल मी एवरीबॉडी, क्या आपको एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल अच्छी तरह क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। ओके, आज की क्लास में हम सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी देखने में बहुत ही सिंपल सी लगेगी आपको, वेरी इजी केमिकल प्रॉपर्टी, आपको एक ही बार में समझ में भी आ जाएगी, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इजी है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कन्वर्जन्स में बहुत काम है। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी की हेडिंग डालिए रिडक्शन। रिडक्शन, रिडक्शन में देखिए, when phenol is treated with zinc dust, when phenol is treated with zinc dust, phenol is treated with zinc dust, then it is reduced to benzene. Then it is reduced to benzene. Phenol is treated with zinc dust, then it is reduced to benzene. देखो बोर्ड पे देखो, एक सिंपल सा रिएक्शन, और मैं आपसे कुछ पूछूंगा, बोर्ड पे देखना ध्यान से। देखिए, आप लोगों को मालूम है दिस इज फिनॉल। फिनॉल को हम जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। आप सब लोग मुझे बताओ, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर हमें फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करना है, इफ वी वांट टू कन्वर्ट दिस फिनॉल टू बेंजीन, तो बताइए हमें रिंग के ऊपर से क्या हटाना है? रिंग के ऊपर से हमें क्या हटाना है? सब लोग बताओ। अंश, अनुज, अपर्णा, ध्रुव, गौरी, अगर हमें फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो रिंग के ऊपर से क्या हटाना है? ओ, सिर्फ ओ, OH नहीं, ओ, OH। देखो मैं आपको बता दूं, अगर आप OH पूरा ही हटा लोगे तो इस कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो आपको सिर्फ O हटाना है और वैलेंसी पूरी करने के लिए ये H यहीं पे छोड़ना है। आपको पता है ना, बेंजीन में हर कार्बन पे एक H तो होता है ना, आप पूरा OH थोड़ी ना हटा लोगे, फिर तो वैलेंसी, फिर तो ये C6H5 रह जाएगा। आपको एक्चुअली सिर्फ O हटाना है, H यहीं पे छोड़ देना है, और O को हटाना इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीजन के रिमूवल को तो रिडक्शन बोलते हैं। जिंक डस्ट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। डस्ट का मतलब समझते हैं, किसी भी मेटल के आगे अगर डस्ट लग जाए ना, तो इसका मतलब वो मेटल हमने पाउडर्ड फॉर्म में लिया है। पाउडर्ड फॉर्म में सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। तो जिंक क्या करेगा, यहां से ऑक्सीजन को निकाल के ZNO बना लेगा, H यहीं पे रह जाएगा, वो H हम दिखाएंगे नहीं, यहाँ पे H है, बट दिस वुड बी रिड्यूस्ड टू बेंजीन प्लस ZNO। सो दिस इज अ वेरी सिंपल रिएक्शन, ये नोट करिए। Zn ने ऑक्सीजन निकाल लिया और बेंजीन बन गई। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है तीसरी वाली, असाइलेशन। असाइलेशन, असाइलेशन की थ्योरी लिखिए। when phenol is treated with when phenol is treated with phenol is treated with either acid chloride
एसिड क्लोराइड or acid anhydride. When phenol is treated with either acid chloride or acid anhydride, in presence of pyridine, then phenyl esters are obtained. Then phenyl esters are obtained. लिखा? किसी का मिस तो नहीं हुआ? सर आप एक बार क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के बाद रिपीट कर दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। देखो एक बार फिर से सुनो। When phenol is treated with either acid chloride or acid anhydride in presence of pyridine, then phenyl esters are obtained. अब लिख लिया अंश? यस सर। देखो सब लोग ध्यान से सुनिएगा, मैंने असाइलेशन आपको अल्कोहल में भी करवाया था, तब भी मैंने आपको समझाया था, लेकिन आप भूल गए हैं, तो मैं एक बार दोबारा बताता हूं। असाइलेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? फर्स्ट यू नीड टू नो कि व्हाट इज असाइलेशन। देखो जैसे हैलोजिनेशन होता है, हैलोजिनेशन का मतलब है किसी चीज पे हैलोजन लगाना, नाइट्रेशन का मतलब है किसी चीज पे नाइट्रो लगाना, बिल्कुल वैसे ही असाइलेशन का मतलब है किसी चीज पे असाइल ग्रुप लगाना। लेकिन ये असाइल ग्रुप क्या होता है? असाइल ग्रुप इज RC डबल बॉन्ड O। इस ग्रुप को असाइल ग्रुप कहते हैं, और इस ग्रुप को किसी भी चीज के ऊपर लगाने को असाइलेशन कहते हैं। अब ये असाइल ग्रुप हमें मिलेगा कहां से? ये असाइल ग्रुप हमें दो जगह से मिलता है, या तो एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड। आप देखो, नोट नहीं करना, आप सिर्फ देखिएगा बहुत। ये फिनॉल है, इस फिनॉल को या तो हम एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएं, इसके आगे Cl लगा दें। देखो ClCOCH3, CH3COCl, ये एसिड क्लोराइड है, इसका नाम है इथेनॉइल क्लोराइड। तो क्या होगा कि फिनॉल का H और इथेनॉइल क्लोराइड का Cl, HCl निकल जाएगा। और ये देखो, ये असाइल ग्रुप मैंने आपको बताया था RCO, CH3CO, ये असाइल ग्रुप है, ये इस O के आगे लग जाएगा, तो ये बन जाएगा रिंग के ऊपर OCOCH3। O के आगे COCH3 लग गया, ये एक एस्टर बन गया। अभी मैं इसका नाम भी बताऊंगा आपको, प्लस HCl। नोट मत करना अभी, आप देखिए एक और एग्जांपल देखिए। तो एक तो ये असाइल ग्रुप आपको एसिड क्लोराइड से मिल सकता है, या फिर आपको यही असाइल ग्रुप एसिड एनहाइड्राइड से भी मिल सकता है। देखिए एसिड एनहाइड्राइड, ये फिनॉल है, और एसिड एनहाइड्राइड भी बताया था मैंने आपको, अब वो भी भूल गए होंगे मुझे तो लगता है। एसिड एनहाइड्राइड होता है जब दो एसिड आमने सामने से आती हैं और उनका वाटर निकल जाता है। जैसे देखो CH3COOCOCH3, ये मालूम है कैसे बना? देखो मान लीजिए ये एक एसिडिक एसिड है, CH3COOH, दिस इज एन एसिडिक एसिड। ऐसा ही एक एसिडिक एसिड सामने से आ रहा है, ये एक और एसिडिक एसिड है, दो एसिडिक एसिड। अब एक का H और दूसरे का OH, जब वाटर निकल जाता है तो ये दोनों पोर्शन अटैच होकर ये बना लेंगे। तो दो एसिटिक एसिड में से वाटर के निकलने से बना एसिटिक एनहाइड्राइड, इसे बोलेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। तो असाइलेशन या तो एसिड क्लोराइड के साथ कर सकते हैं या एसिड एनहाइड्राइड के साथ कर सकते हैं। देखो क्या होगा यहाँ पे, जैसे ऊपर तो निकला था HCl, लेकिन नीचे निकलेगा एसिटिक एसिड
CH3COOH एसिडिक एसिड निकल जाएगा। लेकिन बाहर वाला पोर्शन देखिए, यहां पे भी असाइल था और यहां पे भी असाइल है, ये असाइल ग्रुप ही तो है जो इस पे लग जाएगा। यू विल अगेन ऑब्टेन द सेम प्रोडक्ट, वही चीज मिलेगी आपको पिरिडीन की प्रेजेंस में। आपको मिलेगा O के आगे COCH3, लेकिन साइड प्रोडक्ट बदल जाएगा। साइड प्रोडक्ट इस केस में होगा एसिडिक एसिड। सो इन रिएक्शंस को असाइलेशन बोलते हैं, जब हम फिनॉल को एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं टू प्रोड्यूस एस्टर्स। अब पहले तो आप ये नोट करिए रिएक्शन, फिर मैं इसके बारे में कुछ और चीजें डिस्कस करूंगा, जल्दी से नोट करिए। अच्छा, अब एक चीज मुझे बताइए, आप में से काफी लोग, मैंने अभी हिरण्य अभी आपका डाउट बताता हूं, पहले बाकी सब लोग सुनो। मैंने अभी देखा 7:30 के बाद कम से कम 15 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करा है। आप सब लोगों को मैसेज मिल गया था ना मेरा कि आज की क्लास 7:15 से है और अब आपकी क्लास 7:15 से ही हुआ करेगी। पर उसमें 11th लिखा था। वो 11th जो लिखा था वो MWF लिखा था, TTS में नहीं लिखा होगा 11। दो थे ना 7:30 वाले, 15 वाले दो थे, एक MWF था, एक TTS था। ठीक है, बाकी सबको क्लियर है? जिन्होंने अभी 7:30 के बाद ज्वाइन करा है, आदित्य, मेरे ख्याल से आशीष आपने भी अभी ज्वाइन करा है, ईशा। तो सर आगे से ऐसे ही होगा 7:15 से? हाँ, अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है 7:15 के बैच में तो बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी का इससे पहले कोई बैच तो नहीं होता? ठीक है, हमारा क्लास खत्म तो उसी टाइम पे होगी 8:30 पे, 7:15 पे शुरू होगी, 15 मिनट मैंने टाइम बढ़ा दिया। अगर आपको 7:15 पे प्रॉब्लम है तो हम 7:30 पे स्टार्ट करके 15 मिनट बाद में बढ़ा देते हैं, जैसे आप कहो। नहीं सर, यही वाला सही है। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखिएगा 7:15 पे लॉग इन करना है आप सब लोगों ने। ओके अनुष्का? नोट करिए इसे। नोट करके मुझे बता दीजिएगा। Sir, done. Sir, done. सब लोगों ने नोट कर लिया? यस सर। यस सर। चलिए, अब देखिए दो चीजें और हम इस रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। कैन एनीबडी टेल मी द नेम ऑफ दिस एस्टर? इस एस्टर का नाम बता सकते हैं? हैंड रेज करिए। कैन एनीबडी टेल मी द नेम? एटलीस्ट ट्राई तो सभी कर सकते हो, हैंड रेज करो। यस अरशद? अरे इथाइल फिनोएट। इथाइल फिनोएट, फिनोएट ये बोला आपने? यस सर। शशांक आप बताओ। सर फिनाइल इथेनोएट। फिनाइल इथेनोएट। सिद्धार्थ बेस्ट आप बताइए। सर इथाइल बेंजीनोएट। नहीं, देखो ध्यान से देखो, एस्टर, जो एस्टर ग्रुप है ना अरशद और सिद्धार्थ, COO, इसका जो एस्टर का C है ये चेन से जुड़ा हुआ है या रिंग से जुड़ा हुआ है? एस्टर का जो C है बताओ सिद्धार्थ। चेन से। चेन से ना, तो इसका मतलब आप इसे इथेनोएट बोलोगे। अगर ये C रिंग से जुड़ा होता तो आप बोलते बेंजोएट। बेंजीन के ऊपर एस्टर होता तो बेंजोएट बोलते ना, बेंजीन के ऊपर एस्टर नहीं है, चेन के ऊपर एस्टर है। तो 2 कार्बन का एस्टर हो गया इथेनोएट, और O पे जो चीज लगी हुई है वो सबसे पहले बोलेंगे साइड चेन की तरह फिनाइल, फिनाइल इथेनोएट।
This is phenyl ethanoate. Okay, so phenyl ethanoate. अच्छा, अब वो लोग हैंड रेस करिए जो मुझे ये बताएंगे कि pyridine इस रिएक्शन में हम क्यों लेते थे. What was the purpose of using pyridine in this reaction? सर माइल्ड हैंड रेस करिएगा, हैंड रेस करिएगा. देवव्रती, यस सर. देवव्रती आपने अभी अभी ज्वाइन करा है. यस सर. देवव्रती, आपको पहले मैसेज मिल गया था ना कि हमारी क्लास 7:15 से होगी अब. यस सर. सॉरी ठीक है, तो सर. नेक्स्ट क्लास से याद, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास से याद रखिएगा. रौनित, आप मुझे बताइए कि pyridine क्यों लेते हैं. सर ये स्ट्रॉन्ग बेस है और सर इसमें सर CH3COOH जो बनाया सर वो सर लिए चार्टलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सर रिएक्शन आगे फॉरवर्ड मूव कर जाएगी. ली चार्टलियर प्रिंसिपल नहीं, ली शेटलियर प्रिंसिपल. ली शेटलियर प्रिंसिपल. हाँ सर वही. ठीक है, बिल्कुल. हाँ ठीक है, लेकिन देखो थोड़ा सा और समझाता हूं मैं रौनित आपको. आपने बात तो बिल्कुल सही बताई है, लेकिन थोड़ा सा शायद सबको समझ में नहीं आई होगी. देखिए होता क्या है कि pyridine इज अ स्ट्रॉन्ग बेस और इन दोनों ही रिएक्शन में एक एसिड बन रहा है साइड प्रोडक्ट. तो बेस क्या करेगा, इस एसिड को कंज्यूम कर लेगा. एंड जस्ट इमेजिन कि अगर बेस ने एसिड को कंज्यूम कर लिया तो यहां से एसिड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी. अब एसिड की कंसंट्रेशन कम हो गई तो ली शेटलियर प्रिंसिपल एक्टिवेट हो जाएगा. ली शेटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करोगे तो रिएक्शन उस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के डायरेक्शन में जाएगा. तो अगर आपने एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन कम कर दी तो ये रिएक्शन और आगे शिफ्ट होगा एसिडिक एसिड को बढ़ाने के लिए, और उस प्रोसेस में क्या होगा कि हमारा एस्टर भी बढ़ेगा. तो एस्टर की कंसंट्रेशन ज्यादा मिलती है pyridine यूज करने से, क्योंकि pyridine साइड प्रोडक्ट को कंज्यूम करता जाएगा, रिएक्शन और आगे शिफ्ट होता जाएगा उस साइड प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, और उस प्रोसेस में एस्टर की कंसंट्रेशन बढ़ेगी. सो दिस इज द केस. ये पूछा जाता है एग्जाम में, और मैंने आपको अल्कोहल में लिखवाया भी था. अभी मैं दोबारा नहीं लिखवा रहा हूं, मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूं कि pyridine का यूज क्या होता है. सो बताइए, सबको याद आ गया? यस सर. यस Yes, sir. Okay. Now let's move on to the fourth reaction. अगला रिएक्शन देखते हैं इस कैटेगरी में. रिएक्शन विद अमोनिया. रिएक्शन विद अमोनिया बहुत सिंपल सा रिएक्शन है. लिखिए इसके बारे में. When phenol is treated with ammonia, when phenol is treated with ammonia, phenol is treated with ammonia in presence of anhydrous ZnCl2, in presence of anhydrous ZnCl2 at 300 degrees Celsius, then aniline is obtained. Aniline is obtained. देखो बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, इजी सा रिएक्शन. ध्यान से देखिए. दिस इज फिनॉल और इस फिनॉल को हम अमोनिया से रिएक्ट करवाएंगे. अमोनिया मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, HNH2. दिस इज अमोनिया in presence of anhydrous ZnCl2 at 300 degree Celsius. देखिए anhydrous ZnCl2 is a dehydrating agent. Dehydrating agent क्या करता है? वाटर निकाल लेता है. तो ये क्या करेगा, यहां से OH और यहां से H, ये वाटर निकल जाएगा और वाटर निकलने से ये NH2 इस रिंग के ऊपर अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा एनिलीन प्लस H2O. तो आपको कभी भी फिनॉल को एनिलीन में कन्वर्ट करना हो तो आप सीधे अमोनिया के साथ रिएक्ट करवा देंगे.
in presence of ZnCl2 as a dehydrating agent. ये नोट करिए. सर रिंग के ऊपर NH2 को एनिलीन बोलते हैं. हाँ जी, रिंग के ऊपर NH2 को एनिलीन बोलते हैं. कॉमन नेम इसका एनिलीन. ओके, देखिए ये हमारी पहली कैटेगरी कंप्लीट हो गई. ये हमने वो रिएक्शंस देखे जिनमें जो OH है वो पार्टिसिपेट कर रहा है. लेकिन अब हम दूसरी कैटेगरी देखेंगे विच इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कैटेगरी, रिएक्शंस ओवर द रिंग, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ओवर फिनॉल. अब हम वो रिएक्शन देखेंगे जिसमें OH अपनी जगह पे लगा रहेगा और आने वाला कोई भी ग्रुप रिंग की ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा. तो सेकेंड कैटेगरी ऑफ फिनॉल, हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ओवर फिनॉल. इलेक्ट्रोफिलिक substitution over phenols. Electrophilic substitution over phenols. हेडिंग डाली. देखो मैं सीधे आपको रिएक्शन नहीं करवाने वाला अभी. मुझे कम से कम 15 to 20 मिनट्स लगेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स एक्सप्लेन करने में आपको. वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक्स. ऑल्दो वो बेसिक्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन एक तो वो दोबारा रिकॉल करवाऊंगा और कुछ नई बातें और बताऊंगा मैं आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग. मेरी बात 15 या 20 मिनट तक बहुत ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद मैं आपको रिएक्शंस करवाऊंगा. सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, सब लोग बताइए कि ये जो रिंग होती है, दिस रिंग, ये इलेक्ट्रॉन रिच होती है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है? रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होती है, क्योंकि रिंग के अबव एंड बिलो द प्लेन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होती है. दैट्स व्हाई द रिंग इज इलेक्ट्रॉन रिच, यानी कि रिंग एक न्यूक्लियोफाइल होती है. ठीक है ना? और अगर रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसके ऊपर क्या अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा रिंग के ऊपर? इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल. So that's why we call these type of reaction as electrophilic substitution reaction. जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल रिंग के किसी कार्बन पे अटैक करता है तो रिंग के उस कार्बन पे से H निकल जाता है. ठीक है? लेकिन आपको ये भी याद होगा, मैंने आपको बताया था दो तरह के रिंग्स होती हैं. एक ऐसी रिंग जिसपे कुछ भी नहीं लगा हुआ, एक ऐसी रिंग जिसपे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, इसे बोलते हैं अनसब्स्टिट्यूटेड रिंग. और एक ऐसी रिंग जिसपे कोई ग्रुप लगा हुआ है लाइक OH, उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड रिंग. ठीक है ना? अब चाहे अनसब्स्टिट्यूटेड रिंग हो या सब्स्टिट्यूटेड रिंग हो, दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं और दोनों के ऊपर ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है. लेकिन मैंने आपको यह बताया था कि एक अनसब्स्टिट्यूटेड रिंग के ऊपर जब आप इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करते हो तो यू आर नेवर सपोज टू डिसाइड एनी ओरिएंटेशन. आपको ओरिएंटेशन डिसाइड करने की कभी जरूरत नहीं होती. मतलब आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे लगेगा या यहाँ पे लगेगा या यहाँ पे लगेगा या यहाँ पे लगेगा. आप इसे कहीं पे भी लगा दो, बिकॉज ऑल द कार्बन एटम्स आर इक्विवेलेंट. ठीक है? तो हमें ओरिएंटेशन डिसाइड करने की जरूरत नहीं होती है अनसब्स्टिट्यूटेड रिंग के ऊपर. लेकिन अगर हम एक सब्स्टिट्यूटेड रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवाते हैं तो हम कहीं पे नहीं लगा सकते. फिर तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि वो ऑर्थो पे लगेगा, मेटा पे लगेगा या पैरा पे लगेगा. 3 तरह की पोजीशंस होती हैं. तो सबको याद होगा, ये हमने पहले भी डिस्कस करा था कि जब भी हम एक इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ओवर अ सब्स्टिट्यूटेड रिंग करते हैं तो हमें एक तो डिसाइड करनी होती है ओरिएंटेशन ऑफ द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, की आने वाला इलेक्ट्रोफाइल रिंग की कौन सी जगह पे ओरिएंट होगा, ऑर्थो पे ओरिएंट होगा, मेटा पे ओरिएंट होगा या पैरा पे ओरिएंट होगा. और दूसरी चीज क्या डिसाइड करनी होती है, अगर आपको याद है तो मैंने 2 चीजें बताई थी. एक तो वी हैव टू डिसाइड द ओरिएंटेशन और दूसरा वी हैव टू डिसाइड द, सब लोग बताइए, रिएक्टिविटी.
रिएक्टिविटी से क्या मतलब है कि जिस स्पीड से ये इलेक्ट्रोफाइल एक अनसब्स्टिट्यूटेड रिंग के ऊपर अटैक करता था, क्या उसी स्पीड से वो इस सब्स्टिट्यूटेड रिंग के ऊपर भी करेगा, या ये उससे भी ज्यादा करेगा, या ये उससे कम करेगा। ठीक है, तो हमें इसकी रिएक्टिविटी इसके कंपैरिजन में देखनी। ठीक है, तो मैं आपके सामने फिर से दो चीजें लिखता हूं, एक तो हमें रिएक्टिविटी डिसाइड करनी होती है और एक हमें ओरिएंटेशन डिसाइड करनी होती है। ओरिएंटेशन का मतलब है कि ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा, और रिएक्टिविटी का मतलब है कि ये इलेक्ट्रोफाइल किस स्पीड से अटैक करेगा। अब आपको ये भी याद होगा कि बोथ रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशंस आर सेपरेटली डिसाइडेड बाय आई इफेक्ट एंड आर इफेक्ट। इसमें से एक चीज को आई इफेक्ट डिसाइड करता था, एक चीज को आर इफेक्ट डिसाइड करता था। Reactivity is decided by the inductive effect and orientation is decided by the resonance effect. Generally, ज्यादातर तो यही होता है कि रिएक्टिविटी इंडक्टिव इफेक्ट से डिसाइड होती है और ओरिएंटेशन आर इफेक्ट से डिसाइड होती है, लेकिन बहुत जगह, बहुत मॉलिक्यूल्स में ऐसा होता है कि आई और आर मिलकर दोनों डिसाइड करते हैं रिएक्टिविटी और ओरिएंटेशन। ठीक है, तो आज मैं आपको वो बताऊंगा कि दोनों कलेक्टिवली कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या ओरिएंटेशन होगी और क्या रिएक्टिविटी। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में मैं आपको फिर बता दूं। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे या ये नीचे जाएंगे। अगर ये एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींचे, दिस इज कॉल्ड माइनस आई। अगर ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं तो इसे माइनस आई बोलते हैं। आप बताइए, अगर ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये ले गया। और अगर रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रोफाइल और फास्ट अटैक करेगा या स्लो अटैक करेगा? स्लो करेगा, क्योंकि नेगेटिव, अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर चली गई तो इसमें नेगेटिव कम हो गया, नेगेटिव कम हो गया तो पॉजिटिव का अटैक भी स्लो हो जाएगा। तो माइनस आई वाले ग्रुप्स को हम बोलते हैं डीएक्टिवेटर्स। तो इंडक्टिव इफेक्ट में जो ग्रुप माइनस आई शो करते हैं वो डीएक्टिवेटर्स होते हैं। डीएक्टिवेटर्स का मतलब है जिस स्पीड से ये इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करता था उससे कम रिएक्टिविटी के साथ इस पे करेगा, डीएक्टिवेट हो गई है। और प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे आता है। अगर ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो फिर रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, और अगर रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ गई तो फिर ये इलेक्ट्रोफाइल और रेडिली अटैक करेगा। तो हम कहेंगे ऐसा ग्रुप एक एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो प्लस आई वाले एक्टिवेटर्स हो, एक्टिवेटर्स। ये सब मैंने आपको करवा रखा है, लेकिन जब जब रिंग वाला कोई भी केस करवाऊंगा ना तब तक मैं दोबारा बताऊंगा आपको, आगे भी बताऊंगा 2-3 बार अभी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। रिएक्टिविटी इज डिसाइडेड बाय द इंडक्टिव इफेक्ट। माइनस आई वाले ग्रुप जो होते हैं डीएक्टिवेटर्स होते हैं और प्लस आई वाले ग्रुप एक्टिवेटर्स। अब आते हैं ओरिएंटेशन पे। ओरिएंटेशन का मतलब है कि ये इलेक्ट्रोफाइल लगेगा कहां पे, ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे। तो वो इस ग्रुप के रेजोनेंस से डिसाइड होता है। रेजोनेंस भी दो तरह का होता है, प्लस आर या माइनस आर। प्लस आर किसे बोलते हैं? प्लस आर तब बोलते हैं जब ऊपर वाले ग्रुप के पास लोन पेयर होती है। अगर ये जो ऊपर जो भी एलिमेंट लगा हुआ है रिंग के ऊपर, अगर उसके पास लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर से क्या होगा, ये लोन पेयर नीचे आते हैं इस तरह से। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आएगा, यहां डबल बॉन्ड बनेगा, और यहां डबल बॉन्ड बना तो ये वाला बॉन्ड टूट के यहां चला जाएगा, तो ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव आ जाएगा। फिर ऑर्थो के बाद आपको याद होगा ये यहां जाता था और ये यहां चले जाता था, पैरा पे आ जाता था। तो या तो ऑर्थो पे नेगेटिव आता है या पैरा पे नेगेटिव आता है। और अगर ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव चीज ऑर्थो पे या पैरा पे ही अटैक करेगी। तो ऐसे ग्रुप्स जो प्लस आर इफेक्ट एग्जिबिट करते हैं, प्लस आर का मतलब है लोन पेयर नीचे आना, और जब भी लोन पेयर नीचे आएगा तो ऑर्थो और पैरा पे ही आएगा, मेटा पे नहीं जाएगा। तो ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव आने की वजह से ये पॉजिटिव चीज ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगी। तो प्लस आर वाले ग्रुप हम बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं। लेकिन जो माइनस आर वाले ग्रुप होते हैं, माइनस आर वाले ग्रुप वो होते हैं जो रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर खींच लेते हैं, जैसे एन डबल बॉन्ड ओ, ऑर्डिनेट बॉन्ड ओ। इसमें क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा और ये वाला यहां चला जाएगा। तो अगर ये वाला बॉन्ड ऊपर चला गया तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, फिर इस पॉजिटिव को सेटिस्फाई करने के लिए वाला बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो फिर वो पॉजिटिव यहां पहुंच जाएगा। तो माइनस आर में रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव आ जाता है। और अगर ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव आएगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो खुद पॉजिटिव है वो ऑर्थो और पैरा से रिपल्शन फेस करेगा, तो वो बीच में मेटा पे अटैक करेगा।
तो ये याद रखिएगा माइनस आर वाले मेटा डायरेक्टर होते हैं। सर ये मेटा वाला एक और बार बता देना। देखो एक बार फिर से सुनो, मेटा वाला, मेटा डायरेक्टर वो होते हैं जो रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर खींच लेते हैं। देखो कोई भी डबली बॉन्डेड या मल्टीपली बॉन्डेड ग्रुप, कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें डबल बॉन्ड है, मान लो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का एग्जांपल, ठीक है, तो ये भी क्या कर, इसके पास लोन पेयर तो है नहीं, लोन पेयर होते तो नीचे भेज देता इसकी तरह, प्लस आर हो जाता, लेकिन इस पर लोन पेयर तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहां जाएगा और ये वाला यहां चला जाएगा। तो जैसे ही ये वाला बॉन्ड टूट के इधर जाएगा तो इस बॉन्ड के टूटने से इस कार्बन की वैलेंसी खाली हो जाएगी, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। फिर इस पॉजिटिव को सेटिस्फाई करने के लिए ये वाला बॉन्ड यहां चला जाएगा, तो वो पॉजिटिव यहां आ जाएगा। तो ये माइनस आर है, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं इसे बोलते हैं माइनस आर। तो माइनस आर के टाइम पे ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव आ रहा है, और अगर ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव आ रहा है तो ये जो पॉजिटिव चीज है ये ऑर्थो और पैरा से रिपल्शन फेस करेगी और बीच में मेटा पे अटैक करेगी। तो हम बोल रहे हैं माइनस आर वाले मेटा डायरेक्टर्स होते हैं। बताइए अंश एंड एवरीबॉडी, ये समझ में आया? यस सर। यस सर। आपको ये तो याद है ना, ये सब मैंने पहले भी बताया था। यस सर। अब इसमें मैं आपको नई चीज बताऊंगा, कुछ नई चीज। देखिए माइनस आई वाले डीएक्टिवेटिंग होते हैं, लेकिन माइनस आई वाले डीएक्टिवेटिंग भी ना दो तरह के होते हैं, एक होते हैं माइल्डली डीएक्टिवेटिंग और एक होते हैं स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग। माइनस आई भी एक तो होता है बड़ा स्ट्रॉन्ग माइनस आई और एक होता है थोड़ा हल्का माइनस आई। इसी तरह से प्लस आर भी एक स्ट्रॉन्ग प्लस आर होता है और एक माइल्ड प्लस आर होता है। तो ये माइल्ड और स्ट्रॉन्ग ये किस चीज पे डिपेंड करते हैं, अब मैं आपको वो बताता हूं। अब हम दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, बट ध्यान से सुनते जाना। कोई चीज नहीं समझ में आया तो मुझे दोबारा बता दें, ध्यान से सुनिए। देखिए हमने पहले क्लोरोबेंजीन पढ़ा था, मैंने ये सारी बातें आपको पिछली बार क्लोरोबेंजीन के लिए बताई। ये क्लोरोबेंजीन है, इसके पास भी लोन पेयर थे। और आज मैं आपको फिनॉल पढ़ा रहा हूं। ये फिनॉल है, इसमें भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। फिनॉल में O पे H भी लगा होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर दोनों के पास लोन पेयर है तो आर इफेक्ट कौन सा वाला एग्जिबिट करेंगे, प्लस आर या माइनस आर? प्लस आर। प्लस आर। प्लस आर। जब भी लोन पेयर होता है, जिस भी चीज के पास लोन पेयर है वो लोन पेयर नीचे ही जाएगा ऐसे, ठीक है। इसका भी लोन पेयर नीचे ही जाएगा, तो ये दोनों प्लस आर करेंगे, प्लस आर, ये भी प्लस आर, ठीक है। अब इंडक्टिव इफेक्ट देखो, देखिए ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे इस केस में? सर नीचे आएंगे। नीचे नीचे आएंगे सर। सर ऊपर जाएंगे ना, ये तो ऊपर जाएंगे सर। जो लोग नीचे बोल रहे हैं वो नीचे की एक्सप्लेनेशन दें। जैसे ध्रुव आपने बोला कि नीचे जाएंगे, तो नीचे क्यों जाएंगे? सर मुझे लगा कि लोन पे वो नीचे डोनेट करके मतलब डबल बॉन्ड। देखो लोन पेयर तो प्लस आर है, और जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड बना है ना, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, तो वो दो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन खींचेगा अपनी तरफ या ये कार्बन खींचेगा अपनी तरफ? विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? सर क्लोरीन। तो क्लोरीन खींचेगा ना अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना वही तो होता है इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। तो देखिए ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, तो अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रही है तो ये क्या है, माइनस आई या प्लस आई? माइनस आई। माइनस आई। अच्छा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे? सर ऊपर। ऊपर ही जाएंगे। यहाँ पे भी ऊपर जाएंगे, यहाँ पे भी माइनस आई। अब मुझे ये बताओ, अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पूछने जा रहा हूं। देखिए क्लोरीन भी खींच रहा है इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ और ऑक्सीजन भी खींच रहा है इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, तो क्या ये दोनों बराबर टेंडेंसी से खींच रहे हैं? जितना इफेक्टिवली क्लोरीन खींच रहा है, क्या उतना ही इफेक्टिवली ऑक्सीजन खींच रहा होगा? या आपको लगता है कि इन दोनों में से कोई एक ज्यादा अच्छी तरह खींच रहा होगा? सर ऑक्सीजन ज्यादा सब लोग बताइए किसका माइनस आई ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। कैसे पता चली आपको ये बात? सर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। बिल्कुल ठीक बताया आपने, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन जो आपने आंसर बताया ना वो गलत। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन फिर भी इसका इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा
इसका ज्यादा होगा, इसका माइल्ड माइनस आई इफेक्ट है, माइल्ड, और इसका स्ट्रॉन्ग। अब मैं आपको उसका रीजन बताता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है, ध्यान से सुनना। देखिए क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इनफैक्ट ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑक्सीजन को तो और अच्छी तरह खींच लेना चाहिए था, यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई होना चाहिए था, फिर माइल्ड कैसे हो गया? तो देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब मालूम है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो द डिफरेंस बिटवीन क्लोरीन एंड OH इज दैट कि क्लोरीन एक अकेला एलिमेंट है, लेकिन OH में O और H दो एलिमेंट है। क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर है ना, ध्यान से सुनना, मैं आपको एक्शन करके बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर है, वो सारी की सारी पावर रिंग पे लगा रहा है और रिंग से बड़ी इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। लेकिन ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर है ना, वो ऑक्सीजन दो जगह लगा रहा है। वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से भी खींचने में लगा रहा है और ऑक्सीजन रिंग से भी खींचने में लगा रहा है। तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर है, वो दो जगह डिवाइडेड हो गई। हाइड्रोटिक बाय सारी की सारी पावर वो रिंग पे नहीं लगा पाए, क्योंकि उसे कुछ पावर हाइड्रोजन से भी खींचने में लगानी पड़ गई, समझ रहे? तो ऑक्सीजन की जो पावर थी इलेक्ट्रॉन पुल करने की, दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट डायरेक्शन। उसने कुछ पावर तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने में लगा दी और बची कुची पावर रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने में लगा रहा है। तो वो रिंग से उतनी इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पा रहा है जितना क्लोरीन खींच पा रहा है, क्योंकि क्लोरीन तो सारी की सारी पावर रिंग से खींचने में लगा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन सारी पावर रिंग से खींचने में नहीं लगा पा रहा, कुछ पावर वो हाइड्रोजन से खींचने में भी लगा रहा है। इसलिए ऑक्सीजन रिंग से उतना इफेक्टिवली नहीं खींच पा रहा जितना इफेक्टिवली क्लोरीन खींच लेता है। बताइए समझ में आया सबको या नहीं आया? यस सर। सर एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो सर, जो मतलब हमें कैसे पता चला कि मतलब ऑक्सीजन और क्लोरीन जो है दोनों के दोनों मतलब ऑक्सीजन जो है वो क्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो कम फोर्स लगाएगा, उसकी वजह से ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब वो इक्वल हो जाए काइंड ऑफ? नहीं, देखो ऑक्सीजन क्लोरीन से थोड़ा ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ऑक्सीजन और क्लोरीन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। ऑक्सीजन इज स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, ठीक है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज्यादा इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन ऊपर खींचेगा, बट एट द सेम टाइम आप मुझे बता सकते हो ध्रुव, हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव? कुछ आइडिया है? हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ऑक्सीजन ज्यादा इफेक्टिवली हाइड्रोजन से खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन क्योंकि हाइड्रोजन से खींचने में ज्यादा पावर लगा देगा, इसलिए वो रिंग से उतना इफेक्टिवली नहीं खींच पाएगा। दिस इज क्वाइट ऑब्वियस भाई। एक मान लीजिए किसी इंसान में एक पुल करने की पावर है, एक जना तो एक जगह से ही सारे पुल कर रहा है और एक जना दो अलग अलग डायरेक्शन से पुल कर रहा है, तो डेफिनेटली उसकी पावर डिवाइडेड हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर है ना, वो दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट डायरेक्शन। ऑक्सीजन जितना इफेक्टिवली खींच लेना चाहिए था रिंग से, उतना इफेक्टिवली खींच नहीं पा रहा है, क्योंकि उसने हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन पेयर पुल करने में अपनी कुछ फोर्स यूज कर ली। तो दैट्स व्हाई ये देखा गया है। और जहां तक रही आपकी बात की पता कैसे लगा, भाई एग्जैक्ट कैसे पता लगा ये तो मैं आपको बोल के बता रहा हूं, लेकिन ये पता लगता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज मेजर करके। इन सब चीजों को मेजर करने के हमारे पास फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है, तो उन फॉर्मूले से हमें पता लगता है। बट हम इन टॉपिक्स को पढ़ते वक्त उन फॉर्मूलेज को डिस्कस नहीं करते, वो तो एक पढ़ाया डेटा, एक रिसर्च डेटा आपको पढ़ाया जाता है। तो आपको तो ये बात याद ही रखनी है, लेकिन मैथमेटिकली दैट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड थ्रू फॉर्मूलेज कि ऑक्सीजन उतना इफेक्टिवली रिंग से नहीं पुल कर पाता इलेक्ट्रॉन जितना इफेक्टिवली क्लोरीन कर पाता है। Although oxygen was more electronegative and we were expecting it to pull more effectively, but more electronegative होने के बाद भी उसका जो माइनस आई रिंग पे लगा वो कम लगा, इसका माइनस आई रिंग पे ज्यादा लगा। बताइए क्या आपको ये बात समझ में आई सब लोगों को? यस सर। ठीक है। अब देखो बेसिकली होता क्या है ना, आर इफेक्ट और आई इफेक्ट को आपको कलेक्टिवली डिसाइड करना होता है। आर इफेक्ट जो होता है ना, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को नीचे भेजने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन पेयर को नीचे भेजने की टेंडेंसी, उसे बोलते हैं आर इफेक्ट। इस आर में भी कुछ प्लस, स्ट्रॉन्ग प्लस आर और माइल्ड प्लस आर हो सकता है। मैं अभी आपको बताऊंगा स्ट्रॉन्ग प्लस आर कहां होता है, इन दोनों में तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा इससे भी स्ट्रॉन्ग प्लस आर कहां पे होता है मैं आपको बताऊंगा।
बट ये याद रखिएगा, जब आई इफेक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है ना, तो ये आई इफेक्ट आर के ऊपर डोमिनेट करने लग जाता है। देखिए माइनस आई डोमिनेट्स ओवर द प्लस आर। अब इसका क्या मतलब है डोमिनेट्स ओवर द प्लस आर? इसको समझो, ध्यान से समझना, कंफ्यूज नहीं होना। आप पहले क्या आप ये बात समझ गए कि आई इफेक्ट और आर इफेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक इफेक्ट के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, दूसरे इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, है ना? मानते हो? यस यस एक इफेक्ट तो ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींच रहा है, दूसरा इफेक्ट ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को नीचे भेज रहा है। हमें ये देखना है कि ऊपर खींचने और नीचे भेजने का नेट इफेक्ट क्या आया। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, अल्टीमेटली नीचे आए। समझ रहे भाई? एक इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, दूसरे इफेक्ट के थ्रू नीचे आए। देखना पड़ेगा इन दोनों में से खींचने वाला इफेक्ट ज्यादा था या रिलीज करने वाला इफेक्ट ज्यादा था। अगर खींचने वाला इफेक्ट ज्यादा था रिलीज करने से, तो नेट इफेक्ट ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, और अगर रिलीज करने वाला इफेक्ट ज्यादा था तो नेट इफेक्ट ये हुआ कि नीचे आ गए। तो हमें कंपेयर करना है कि माइनस आई और प्लस आर में से डोमिनेटिंग कौन सा है। देखिए भैया, इन दोनों में प्लस आर ना एक जैसा होता है, दोनों का प्लस आर सेम टाइप का है। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी है, वैसे इसमें भी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है। तो प्लस आर तो दोनों का एक जैसा है, लेकिन इसका माइनस आई स्ट्रॉन्ग है और इसका माइनस आई बहुत माइल्ड है। तो इसका स्ट्रॉन्ग माइनस आई इसके प्लस आर के ऊपर डोमिनेट कर जाता है। इसमें यह देखा गया है जितना ये लोन पेयर के थ्रू नीचे देता नहीं है, उससे ज्यादा ये ले लेता है। समझ रहे हैं? माइनस आई प्रिडोमिनेट्स ओवर प्लस आर। जितना प्लस आर के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन नीचे भेजता है ना, उससे ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन ऊपर खींच लेता है। तो अल्टीमेटली माइनस आई और प्लस आर का नेट इफेक्ट मिला के बताइए, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई? डिक्रीज। देखो मैंने लिखा है माइनस आई डोमिनेट्स ओवर द प्लस आर, मतलब खींचा ज्यादा रिलीज कम करा, तो अल्टीमेटली तो डिक्रीज हुई ना। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेट डिक्रीज हो गई तो नेट रिंग पे ये इलेक्ट्रोफाइल स्लोली अटैक करेगा और हम बोलेंगे दोनों ने मिलकर, ये जो क्लोरीन है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग। नेट इफेक्ट आफ्टर द नेट इफेक्ट ऑफ प्लस माइनस आई एंड प्लस आर। अभी आप सुनो, आपको और क्लियर हो जाएगा। यहां पे क्या है? माइल्ड माइनस। माइल्ड माइनस आई होने से क्या हुआ कि प्लस आर आई के ऊपर डोमिनेट करने लगा। यहां पे प्लस आर डोमिनेट्स ओवर माइनस आई, यानी कि जितना उसने विड्रॉ नहीं करा ना, उससे ज्यादा उसने रिलीज कर दिया। उसने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ तो कम करे, लेकिन लोन पेयर दे ज्यादा दिए। तो अल्टीमेटली रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी या कम हुई? सर बड़ी बढ़ गई। और अगर रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो फिर ओवरऑल हम किस ग्रुप को एक्टिवेटिंग मानेंगे, डीएक्टिवेटिंग नहीं मानेंगे, क्योंकि रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेट तो बढ़ गई ना। जितनी एक अनसब्स्टिट्यूटेड रिंग पे होती थी उसके कंपैरिजन में इसमें बढ़ गई, क्योंकि माइनस आई कम लगा लेकिन प्लस आर ज्यादा लगा। तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, और रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से OH इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप। बेशक मैंने आपको एक बार बताया था कि माइनस आई वाले डीएक्टिवेटर होते हैं, लेकिन अकेले माइनस आई से डिसाइड नहीं होती हैं कई बार चीजें। कई बार हमें माइनस आई और प्लस आर का नेट इफेक्ट देखना पड़ता है। सिर्फ माइनस आई देखोगे तो आपको लगेगा ये डीएक्टिवेटर है, लेकिन याद रखिएगा जितना ये माइनस आई के थ्रू विड्रॉ कर रहा है ना, उससे ज्यादा ये प्लस आर के थ्रू रिलीज कर रहा है। तो दोनों का नेट इफेक्ट निकल कर ये आता है कि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और OH को हम एक्टिवेटर मानते हैं, डीएक्टिवेटर नहीं मानते। समझ में आया या नहीं? यस सर। यस सर। देखो मैं sir. मानता हूं कि ये कुछ कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन बस पहली बार कंफ्यूजिंग होगा। एक बार आपके दिल में बैठ गई ना ये बात, मन में बैठ गई, अच्छी तरह समझ गए, तो ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लगेंगे आपको ऑर्गेनिक। और ये आपको इतनी डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है? ना आपको बुक में कहीं लिखा हुआ मिलेगा, ना आपके स्कूल के टीचर्स ने यहाँ से पढ़ाया होगा, ना पढ़ाएंगे, ठीक है? लेकिन इनके बिना आपको ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। अगर ये चीजें समझ में आ गई तभी ऑर्गेनिक पढ़ने में मजा भी आए, ठीक है? तो मैं आपको OH के बारे में लिखवाता हूं। अभी मेरे को और भी बहुत बातें बतानी है, लेकिन पहले मैं इतना लिखवाता हूं। एक बार सब लोग बताइए, जितनी बात मैं पूछ रहा हूं सिर्फ उतना बताइए। OH का माइनस आई माइल्ड होता है या स्ट्रॉन्ग होता है? माइल्ड। माइल्ड। अब क्यों माइल्ड होता है आप समझ गए?
क्योंकि ऑक्सीजन को सारी की सारी पावर रिंग से नहीं लगा पा रहा, कुछ पावर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से भी लगा रहा है, इसलिए माइल्ड माइनस आई है। और माइल्ड माइनस आई की वजह से प्लस आर उसके ऊपर डोमिनेट करने लगा, तो माइल्ड माइनस आई स्ट्रॉन्ग प्लस आर हो गया बेसिकली एक तरह से। इसलिए नेट रिजल्ट ये आया कि OH एक एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया जो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होगा ऑर्थोपैरा, क्योंकि प्लस आर वाले ऑर्थोपैरा होते हैं। ठीक है, तो इतना लिखिए, पहले लिखो, ये जो आपने हेडिंग डाली है ना उसके अंदर लिखो द OH ग्रुप ओवर द रिंग, द OH ग्रुप ओवर द रिंग, OH group over the ring exhibit a mild minus I and a strong plus R effect due to which it is an activating orthopara director. It is an activating orthopara director. एक तो ये एक्टिवेटिंग होता है, ऊपर से ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होता है। बताओ ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखो, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो और भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा और क्लियर बना देता हूं इसे। इसके ऊपर OH लगा हुआ है और यहां पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। माइल्ड माइनस एंड स्ट्रॉन्ग प्लस आर। बहुत ध्यान से सुनना जो मैं आप बताने जा रहा हूं। मुझे सब बताइए, जब ऑक्सीजन, ध्रुव आप बताओ एक बार दोबारा से और सब लोग सुनना ध्यान से, जब ऑक्सीजन क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो फिर ऑक्सीजन का माइनस आई माइल्ड क्यों था? सर क्योंकि उसके मतलब 2 बॉन्ड से कनेक्टेड है, एक हाइड्रोजन से एक कार्बन से, जिसकी वजह से उसके जो मतलब पावर है या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 डायरेक्शन में डिवाइड हो गई है ना। हाँ, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी एक जगह से नहीं लगा पाया, वो उसे 2 डायरेक्शन से खींचना पड़ा, तो उसकी दोनों जगह पावर इफेक्टिव नहीं लग पाई। ठीक है ना? तो आप सब लोगों को, बाकी सब लोगों को भी ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो मुझे बताइए कि अगर मैं यहां से हाइड्रोजन हटा दूं, सिर्फ ऑक्सीजन रहने दूं, इमेजिन करो ये वाला बॉन्ड टूट जाता है हेट्रोलिटिकली, ये वाला बॉन्ड टूट गया और H निकलकर चला गया, अकेला O बचा। ऑक्सीजन पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर विद अ नेगेटिव चार्ज। अब मुझे बता सकते हो कि अब इसका जो माइनस आई है वो अभी भी माइल्ड रहेगा या अब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा? सर Strong हो रहेगा। अब तो ये H से भी नहीं खींचेगा इलेक्ट्रॉन, अब तो H रहा ही नहीं खींचने के लिए। तो सब लोग बताओ कि अभी भी इसका माइनस आई जो था वो पहले की तरह माइल्ड माइनस आई होगा, या आपको लगता है नहीं अब तो H रहा नहीं, अब तो सारी की सारी पावर रिंग से लगाएगा तो स्ट्रॉन्ग प्लस आई हो जाएगा? बताओ सब लोग एक बार फिर से। सर अब भी माइल्ड रहेगा। अभी माइल्ड रहेगा। बाकी सब लोग बताइए। यस सर। स्ट्रॉन्ग सर माइल्ड। स्ट्रॉन्ग, ओके। देखो Strong. कंफ्यूजन है इसका मतलब, सुन लो मेरी बात। अब स्ट्रॉन्ग माइल्ड मत बोलो। देखिए, अब ना ये माइल्ड माइनस आई रहेगा ना ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई रहेगा, बल्कि अब ये प्लस आई हो जाएगा। नाउ इट विल बिकम प्लस आई, क्योंकि आपको मालूम है किसी भी चीज पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। ऑक्सीजन पे ऑलरेडी नेगेटिव आ गया H के निकलने के बाद। अब अगर ऑक्सीजन पे पहले ही नेगेटिव है तो क्या आपको लगता है वो और इलेक्ट्रॉन खींच के अपने नेगेटिव को बढ़ाएगा? कोई भी चीज अपने चार्ज को बढ़ाना नहीं चाहती, अब तो वो चाहती कि इलेक्ट्रॉन और नीचे दे दे, अपने नेगेटिव को कम करे। तो ये याद रखिएगा, H के निकल जाने के बाद फिनॉक्साइड जो आयन बचा ना, बेशक ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव,
लेकिन अब ये ऑक्सीजन क्योंकि पहले से एक नेगेटिव चार्ज बेयर करता है, तो अब ये नेगेटिव को और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहेगा, ऑन द कॉन्ट्री अपने नेगेटिव को कम करना चाहेगा, इसलिए ये अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नीचे भेजने लगेगा। तो ये क्या, कौन सा आई इफेक्ट करने लगा? प्लस आई। ऊपर से जितनी टेंडेंसी इस इलेक्ट्रॉन पेयर की नीचे जाने की थी ना प्लस आर, उससे ज्यादा टेंडेंसी इस इलेक्ट्रॉन पेयर की नीचे आने की हो गई, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से ही तो नेगेटिव चार्ज है। तो ये तो और भी जल्दी चाहेगा कि इसका इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी से नीचे चला जाए ताकि नेगेटिव कम हो जाए। तो इसका जो स्ट्रॉन्ग प्लस आर था ना, वो यहां पे वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस आर हो गया, वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस आर। मतलब आई तो बढ़ा ही, प्लस आई हो गया, ऊपर से आर भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। तो अब आप ध्यान से देखिए, अब तो ये दोनों तरह से इलेक्ट्रॉन नीचे दे रहा है। अब तो आई के थ्रू भी दे रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग प्लस आर के थ्रू भी दे रहा है। तो क्या हम कहेंगे ये फिनॉक्साइड फिनॉल से भी ज्यादा एक्टिवेटिंग हो गया? यस सर। फिनॉल भी एक्टिवेटिंग पाया मैंने अभी अभी आपको, फिनॉल भी एक्टिवेटिंग था, क्योंकि ये जितना खींच नहीं रहा था उससे ज्यादा ये रिलीज कर रहा था। माइनस आई से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसका प्लस आर था। लेकिन अब तो यहाँ पे एक तो प्लस आर तो और भी स्ट्रॉन्ग हो गया, ऊपर से माइनस आई रहा है नहीं, वो भी प्लस आई बन गया। अब तो प्लस आई और प्लस आर दोनों तरह से इलेक्ट्रॉन ऐसे भी नीचे ही दे रहा है। तो फिनॉक्साइड इज मच मोर एक्टिवेटिंग देन फिनॉल। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये वाला जो केस है ना, ये अभी आपको लिखना नहीं है, मैं अपने आप लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। बट ये मैं आपको और भी समझा रहा था कि ये मत सोचना कि H निकल जाएगा तो इसका माइनस आई और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। H निकलने के बाद तो माइनस आई इसमें बचेगा ही नहीं, अब तो ये प्लस आई करने लगेगा, ऊपर से प्लस आर भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो सबको ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। तो देखिए, ये मैं इसकी बात कर रहा था कि मेरे को 15-20 मिनट लग जाएंगे आपको बेसिक्स बताने में, शायद ज्यादा ही लग गए। अब हम पहली केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 3 रिएक्शंस आपके सिलेबस में है, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। हम ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन करेंगे। तो सबसे पहले ब्रोमिनेशन हेडिंग डालते हैं। ब्रोमिनेशन, देखो जनरली मैंने आपको पहले हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन करवाई है कई बार। क्लोरीनेशन आपको मालूम है कि क्लोरीनेशन एनहाइड्रस AlCl3 करी जाती है। हम क्लोरीनेशन भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर अ चेंज मैं आपको अब ब्रोमिनेशन करवा रहा हूं, ठीक है। तो ब्रोमिनेशन में 2 पार्ट्स देखेंगे हम, यहाँ पे A और B 2 पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे। पहले A पार्ट लिखिए। When phenol is treated with bromine, when phenol is treated with bromine, phenol is treated with bromine in aqueous medium. Phenol is treated with bromine in aqueous medium. Then due to the formation of phenoxide in acid, due to the formation of phenoxide in aqueous medium, formation of phenoxide in aqueous medium, all the ortho and para positions of the ring, all the ortho and para positions of the ring are substituted simultaneously with bromine. Substituted simultaneously
with bromine. देखो आप इसे समझना ध्यान से, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मुझे समझानी है आपको। सबसे पहले तो ये बताइए कि OH ग्रुप ओवर द रिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है या मेटा डायरेक्टर होता है? सर ऑर्थो पैरा। तो जब हम ब्रोमिनेशन करेंगे तो आप एक्सपेक्ट क्या करते हो? आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपको कितने प्रोडक्ट मिलने चाहिए? बताओ क्या एक्सपेक्ट करते हो, कितने प्रोडक्ट मिलने चाहिए हमें? सर दो। हम एक्सपेक्ट करते हैं 2 मिलने चाहिए। एक बार फिनॉल के ऑर्थो पे बीआर लगना चाहिए और एक बार फिनॉल के पैरा पे बीआर लगना चाहिए। वी एक्सपेक्ट 2 प्रोडक्ट, ऑर्थो प्रोडक्ट एंड पैरा प्रोडक्ट। लेकिन इस रिएक्शन में अनयूजुअल बिहेवियर यह देखा गया कि इस फिनॉल के एक ही रिंग में, विद इन द सेम रिंग, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो गया। बीआर लगा तो ऑर्थो और पैरा पे, मेटा पे नहीं लगा, लेकिन अलग अलग रिंग में लगना चाहिए था, एक ही रिंग में लग गया। एक ही रिंग की ऑर्थो पैरा ऑर्थो तीनों जगह लग गया। तो हमें इसका रीजन पता लगाना है कि एक ही रिंग में ट्राई सब्स्टिट्यूशन क्यों हो गई। ठीक है, पहले आप रिएक्शन नोट करो। हो गया सर। ओके, दिस कंपाउंड इज 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये एक व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। देखो सब लोग ध्यान से सुनिए, मैं आपको रीजन बताता हूं कि एक ही रिंग में ट्राई सब्स्टिट्यूशन क्यों हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये याद रखिएगा, जब भी आप ब्रोमीन एक्वस मीडियम में लेते हो ना, तो ब्रोमीन इन एक्वस मीडियम इज आल्सो नोन एज ब्रोमीन वाटर। इसे ब्रोमीन वाटर भी कहा जाता है, ब्रोमीन वाटर। ठीक है, अब हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि ऑर्थो पे बीआर अलग लगना चाहिए, दूसरी रिंग में पैरा पे अलग लगना चाहिए। हम ऑर्थो और पैरा अलग अलग एक्सपेक्ट करते हैं। हमने पहले भी कई बार ऑर्थो पैरा डायरेक्टर वाले रिएक्शन देखे हैं, हमें 2 अलग अलग रिंग्स में ऑर्थो और पैरा लगा मिलता है। तो यहाँ पे एक ही रिंग में क्यों लग गया? बहुत ध्यान से सुनना। देखिए यहाँ पे आप रिएक्शन एक्वस मीडियम में कर रहे हो, द रिएक्शन इज बीइंग कैरिड आउट इन एक्वस मीडियम। और आप लोगों को याद है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर। सबको याद है ना, फिनॉल एसिडिक होती हैं? यस सर। ध्रुव आप मेरी बात पे भी ध्यान दे रहे हो ना? यस सर। इधर ही ध्यान दो, आसपास अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो उसे मना कर दो। ठीक है, मेरी तरफ ध्यान दो। देखो फिनॉल्स एसिडिक होती हैं, ठीक है, और एक्वस मीडियम में आपको पता है कि एसिड की ये नेचर होती है कि एक्वस मीडियम में एसिड डिसोसिएट हो जाता है टू गिव H+। कोई भी एसिड पानी में डालने में डिसोसिएट होता है कि नहीं होता? यस सर। यस सर। तो एक्चुअली जब आप फिनॉल का रिएक्शन एक्वस मीडियम में करते हो, तो एक्वस मीडियम में ये जो फिनॉल का H+ है ना, H+ ये निकल जाता है, और H+ निकलने से ये बन जाता है फिनॉक्साइड। फिनॉल एसिड होता है और एसिड एक्वस मीडियम में अपना H+ दे देता है, तो इसका H+ देने से ये फिनॉक्साइड बन जाता है। और जैसे ये फिनॉक्साइड बनता है, तो आपको पता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग +R और +I के थ्रू बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे भेजता है। और जब +I और +R के थ्रू बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे आएगी, तो इसकी हर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी। और जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी, तो ये जो Br पॉजिटिव बनकर आता है ना, वो जब देखेगा कि एक ही रिंग में तीनों जगह इतना ज्यादा नेगेटिव है, तो वो अलग अलग रिंग में नहीं, एक ही रिंग में तीनों जगह अटैक करेगा। ठीक है, तो एक ही रिंग में तीनों जगह अटैक होने का रीजन ये है कि ये फिनॉक्साइड बन गया था, और जैसे ही फिनॉक्साइड बना, इसने +I और +R शो करना स्टार्ट करा, और जैसे ही इसने +I और +R करा, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने दी कि एवरी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन बिकेम एक्सेसिवली इलेक्ट्रॉन रिच। और एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होने की वजह से Br पॉजिटिव ने जहां जहां उसे नेगेटिव मिला, एक ही रिंग में सब जगह अटैक कर दिया। बताओ ये बात समझ में आई? यस सर। आप एक बार पढ़कर देखो, मैंने थ्योरी में भी लिखवाया है।
क्या उस थ्योरी में जो मैंने लिखवाया वो समझ में आ रहा है? एक बार पढ़कर देखना। क्या आपको उतनी डिटेल समझ में आ रही है या आप चाहते हो कि नहीं थोड़ी सी और डिटेल लिखवाऊं? आप बाद में कभी उसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी पूरी बात। बोलो भाई। यस सर। देखिए मेन आपको यही लिखना होता है, एग्जाम में भी आपको यही लिखना होगा कि फिनॉल का जब हमने एक्वस ब्रोमीन में रिएक्शन करा ना, तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड के बनने की वजह से एक ही रिंग में तीनों जगह ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो गया, बिकॉज फिनॉक्साइड, मैं लिखवा देता हूं, चलो आप थोड़ा सा और लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो। हाँ सर फिर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन नहीं हटाया वहां से? देखिए जो भी आयंस बनते हैं ना, सार्थक आयंस जो बनते हैं वो एज एन इंटरमीडिएट बनते हैं। फाइनल जो रिएक्ट प्रोडक्ट होता है वो तो हमेशा स्टेबल ही होता है। फाइनल में आपको ये आप H हटा के नहीं दिखा सकते। द आयंस आर जस्ट इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स वो होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ड्यूरिंग द रिएक्शन बनते हैं, जैसे कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल। वैसे ये है ड्यूरिंग द रिएक्शन ये बना होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए इसने अपना H+ वापस ले लिया और फिनॉल की तरह एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हुआ। ओके सर। ठीक है, कभी भी आप फाइनल इक्वेशन में आयंस नहीं दिखाते, फाइनली द प्रोडक्ट हैज टू बी स्टेबल, तभी तो रिएक्शन रुकेगा, वरना तो रिएक्शन चलता ही चला जाएगा अनस्टेबल होगा तो। सही है, तो बीच में ये बनेगा लेकिन फाइनली वो बनेगा। ठीक है, देखो आप इसे लिख लो, इन अबव रिएक्शन due to the presence of aqueous medium, phenol was dissociated to phenoxide. Phenol was dissociated to phenoxide, which due to its plus I and very strong plus R effect excessively increased the electron density at ortho and para positions. Excessively increased the electron density at ortho and para positions. And hence the Br positive, यहां से Br पॉजिटिव बनकर क्या होगा, क्योंकि आपको मालूम है इलेक्ट्रोफाइल जाता है रिंग के ऊपर, and hence the Br positive will attack at all the ortho and para positions within the same ring. At all the ortho and para positions within the same ring. At all the ortho and para positions within the same ring. अब आप बताइए, आपको मेरी बात समझ में, अब आपको, आपने जो लिखा वो पूरा, अब आप कभी बाद में पढ़ोगे तो पूरी बात आप इमेज बन जाएगी ना आपके माइंड में, आपको समझ में आ जाएगा ना? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखिए मैं एक चीज और बताता हूं इससे पहले कि हम बी पार्ट करें। बी पार्ट तो आज हम कर नहीं पाएंगे, इसी पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। अभी इस पार्ट में एक चीज और समझिए, और उसे समझने में ना लॉग आउट मत कर देना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। आप 2-3 मिनट के आलस के चक्कर में लॉग आउट कर देते हो और फिर आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाती हैं। देखिए ये मैंने आज ब्रोमिनेशन करवाया है, पहले कभी हमने रिंग के ऊपर हैलोजनेशन करा है? बताइए,
पहले कभी रिंग के ऊपर कोई हैलोजिनेशन करवाया मैंने? यस सर, क्लोरीनेशन करा था। क्लोरीनेशन करवाया। तो आपको याद है अगर रिंग के ऊपर क्लोरीनेशन करते थे तो एरो के ऊपर कुछ लेते थे, क्या लेते थे? एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3, या एक और ऑप्शन बताया था FeCl3। FeCl3 क्यों लेते थे याद है? क्योंकि देखो ये Cl बॉन्ड नॉन पोलर होता था। आपको पता है कि Cl पॉजिटिव चाहिए हमें रिंग पे भेजने के लिए, Cl नेगेटिव तो नहीं जाएगा ना, या Cl रेडिकल तो नहीं जाएगा ना, Cl पॉजिटिव चाहिए आपको रिंग पे भेजने के लिए। और Cl पॉजिटिव बनाने के लिए आप इस बॉन्ड को हेट्रोलिटिकली ब्रेक करना चाहते हैं, यू नीड टू ब्रेक दिस बॉन्ड हेट्रोलिटिकली, ठीक है? तो देखिए एनहाइड्रस AlCl3 में एल्युमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता था। आपको याद होगा एनहाइड्रस AlCl3 में एल्युमिनियम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन के साथ शेयर करे हुए हैं, और अगर एल्युमिनियम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन के साथ शेयर करे हुए हैं तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ये क्या करता था अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए? ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इस Cl नेगेटिव को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता था, और जैसे ये Cl नेगेटिव इसकी तरफ विड्रॉ होता था तो पीछे वाला Cl पॉजिटिव बन जाता था और वो पॉजिटिव रिंग पे अटैक कर देता था। तो बेसिकली आपको याद है एनहाइड्रस AlCl3 का रोल क्या था? हम क्यों लेते थे एनहाइड्रस AlCl3? यस सर। यस सर। ताकि हम हैलोजन को हेट्रोलिटिकली तोड़ के एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर पाए, सो दैट वी कैन जनरेट एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना? तो क्वेश्चन ये राइज होता है, मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि क्लोरीनेशन तो करी जाती है FeCl3 या AlCl3 की प्रेजेंस में, ब्रोमिनेशन करी जाती है FeBr3 की प्रेजेंस में। जैसे यहाँ पे AlCl3 लेते हैं ना, ब्रोमिनेशन में FeBr3 लेते। तो फिर क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ क्यों नहीं लिया हमने? यहाँ पे तो हमने कोई लुईस एसिड नहीं लिया, और यहाँ पे अगर हमने कोई लुईस एसिड नहीं लिया तो ये Br बॉन्ड टूटा कैसे होगा? यहाँ से Br पॉजिटिव बना कैसे होगा? तो वो सुनिए ध्यान से सर। एक्वस मीडियम में ले रहे हैं नहीं, एक्वस मीडियम में तो ले रहे हैं, लेकिन एक्वस मीडियम में भी Br बॉन्ड टूटा कैसे? ठीक है भाई, ये तो एसिड था इसलिए डिसोसिएट हो गया, ये तो एसिड भी नहीं है, फिर Br बॉन्ड टूटा कैसे? ठीक है, तो देखो ध्यान से, देखो ये जो फिनॉल, 2 मिनट लगेंगे, मेरी बात सुन लीजिएगा सही से। ये Br बॉन्ड है, आप बताओ ये जो रिंग है, इस OH ने इस रिंग को नेट एक्टिवेट कर रखा है या डीएक्टिवेट कर रखा है? एक्टिवेट। क्या? एक्टिवेट। एक्टिवेट, क्योंकि ये OH माइल्ड माइनस आई स्ट्रॉन्ग प्लस आर कर रहा था, है ना? मतलब जितना वो खींच नहीं रहा था उससे ज्यादा वो दे रहा था। तो अल्टीमेटली रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा रखी थी इसने। एक तो रिंग खुद भी इलेक्ट्रॉन रिच होती है, ऊपर से इसने भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, तो रिंग पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल थी। और जस्ट इमेजिन करो, अगर रिंग पे खुद इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है, रिंग अगर खुद ही इतनी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो फिर रिंग क्या करेगी? जैसे ये Br इसके पास आएगा ना, तो रिंग क्योंकि खुद इलेक्ट्रॉन रिच है तो अपने आप ही इस Br बॉन्ड को पोलराइज करके पॉजिटिव को खींच लेगी अपनी तरफ, बिकॉज इसमें खुद इतना नेगेटिव अवेलेबल है कि वो पॉजिटिव को खींच लेगा अपनी तरफ, उसके नेगेटिव को दूर रिपेल कर देगा। तो इस बॉन्ड को हेट्रोलिटिकली तोड़ने के लिए हमें किसी लुईस एसिड की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिंग अपने आप में ही इसे पोलराइज करने के लिए सफिशिएंट है। रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दूर रिपेल करके इसके पॉजिटिव को खुद ही खींच लेती है, ठीक है? तो फिनॉल के केस में, सिर्फ फिनॉल के केस में ऐसा होता है और किसी केस में नहीं, क्योंकि फिनॉल OH ने एक्टिवेट कर रखा है रिंग को माइल्ड माइनस आई स्ट्रॉन्ग प्लस आर की वजह से। रिंग पे इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है कि उस हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ये नेगेटिव दूर जाता है और पॉजिटिव इसके पास खींचे जाता है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें किसी लुईस एसिड की जरूरत नहीं पड़ती, रिंग बाय इटसेल्फ इज सफिशिएंट टू पोलराइज द Br। बताइए ये बात भी समझ में आ गई? यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज आप लोग इतना कर लीजिए, ए पार्ट करवाया है, ए पार्ट को अगली क्लास में दोबारा रिवाइज करवा के इसका बी पार्ट भी करवाऊंगा। आज आप लोग इतना कर लीजिए। 7:15 आप लोग बोल रहे हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 7:15 पे ही लॉग इन करेंगे हर क्लास में, ओके? यस सर। यस हिरण्या। सर हम जो वो एसिड एनहाइड्राइड्स बनाते हैं, तो सर क्या हम उसमें 2 अलग टाइप के एसिड्स भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, हम 2 अलग अलग एसिड्स भी ले सकते हैं। मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अभी निशांत मैं आपके क्वेश्चन का भी आंसर दे रहा हूँ। देखो
हिरण्या, ये एक एसिटिक एसिड है। अगर दोनों ही एसिटिक एसिड लेते हो आप तो आप उसका नाम दोगे एसिटिक एनहाइड्राइड या इथेनॉइक एनहाइड्राइड। इसका आईयूपीएसी नाम है इथेनॉइक। तो अगर दोनों ही इथेनॉइक होंगे तो आप बोलोगे इथेनॉइक एनहाइड्राइड। लेकिन अगर आप मान लीजिए एक इथेनॉइक ले लो और एक प्रोपेनॉइक ले लो, ये हम ले लेते हैं प्रोपेनॉइक। एक तरफ तो हमने ले लिया 3 कार्बन वाला एसिड और एक तरफ ले लिया 2 कार्बन वाला एसिड। तो इन दोनों से जो एनहाइड्राइड बनेगा ना, उसे आप बोलोगे इथेनॉइक प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड। इथेनॉइक प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड। तो 2 अलग अलग भी ले सकते हो, फिर आपको दोनों का नाम बोलना पड़ेगा अल्फाबेटिकली। पहले इथेनॉइक फिर प्रोपेनॉइक। इसी तरह से ब्यूटानॉइक प्रोपेनॉइक भी हो सकता है, अगर एक 4 कार्बन वाला एक 3 कार्बन वाला ले लिया तो। ओके हिरण्या? यस सर। तो सर जब हम इससे एसाइलेशन करेंगे तो हमें फिर 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे अलग अलग। हाँ, फिर आपको दोनों तरफ से दिखाना पड़ेगा। इस साइड से भी एसाइलेशन हो सकता है, उस साइड से भी एसाइलेशन हो सकता है। आपको 2 पॉसिबल एस्टर्स मिलेंगे। ओके, थैंक यू सर। ओके, अब रही बात निशांत की। अभी निशांत आप पूछ रहे थे कि ऑफलाइन कब से होगा। ऑफलाइन तो देखिए मैं कर ही चुका था, बारिश की वजह से मैंने आपको कैंसिल कर दिया था। अगर कल से मौसम खुल जाता है और सब सही रहता है तो मैं आपको कल से ही बुलाऊंगा। तो मैं आपको बता दूंगा, आप मेरे मैसेज का वेट करिए, ठीक है? ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।